आयुर्वेद को जानकर नाना उपायों द्वारा जो जगत के कल्याण के लिए लगे हुए हैं, उन स्मरणीय दयालु महानुभावों एवं गुरुजनों, जिनके प्रतिभा रूपी रस से सिंचा हुआ यह आयुर्वेद रूपी महावृक्ष आज तक जगत में फल फूल रहा है, उन सभी दयालु महानुभावों, ऋषि मुनियों, गुरुजनों की सर्वप्रथम जय हो। मेरा आज का जो विषय है, उससे पहले अगर किसी वक्ता को चेक करना हो, या अगर हम हास्य रस में कहें कि अगर किसी वक्ता पर अत्याचार करना हो, तो जो उसके श्रोतागण हैं उनको सुबह 5 बजे उठा दो, फिर 2-3 घंटे उनसे पूरा सैर कराओ, एक्सरसाइज कराओ, और दोपहर को उनको कड़ी चावल, राजमा चावल, साथ में चपाती जो है और साथ में सब्जी खिला दो। तो उस वक्ता की अग्नि परीक्षा है। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी आप यहां बैठे हो, तो आप अपने लिए ताली बजा दो। और मेरा जो विषय है आयुर्वेद से हटके है। रिसेंटली इस विषय को NCISM ने अपने सिलेबस में ऐड किया है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। क्या एंटरप्रेन्योर नाम आप में से कभी किसी ने सुना है? हाथ खड़ा करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? दिस इज ए प्रोसेस टू रनिंग ओन इंडस्ट्री, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आपके या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उद्यम, अपना आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाना, अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलाना, अपनी आयुर्वेदिक फार्मेसी चलाना, कोई हेल्थ एंड वेलनेस, कोई एक सिस्टम खड़ा करना, इसको जो है एंटरप्रेन्योरशिप कहा गया है। उद्यम, अगर हम इसको हिंदी में कहें, उद्यम, अपना काम करना। तो क्यों आवश्यकता है इसकी? सबसे पहले अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर है, अगर उसकी हम कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, अगर उसकी हम बात करें, सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी, लीड करना। दूसरा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कैलकुलेटिव रिस्क लेना। डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी, मैनेजमेंट, और रेगुलर हार्ड वर्क, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड प्रॉपर प्लानिंग। ये चीजें आपको एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। अधिकतर बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं, थर्ड ईयर के भी हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि चरक संहिता, आचार्य चरक के अनुसार सूत्र स्थान में पहले अध्याय के 9वें अध्याय के जो 6 श्लोक है, उसमें वैद्य के 4 गुण कहे गए हैं। श्लोक बताने की आवश्यकता नहीं है, हाथ खड़ा करके आप उन 4 गुणों का नाम ले लीजिए। नंबर 1, आप
चरक संहिता और अष्टांग हृदय को इकट्ठे कर रहे हैं। चरक संहिता में जो पहला वैद्य का गुण है वो है शास्त्रों का ज्ञान, विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान। दूसरा है बहुशो दुष्कर्मता, बहुत सारी थेरेपीज, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे पेशेंट आपने अपनी आंखों से देखे हों, बहुदृष्ट कर्मता। तीसरा है वैद्य के गुणों में दक्षता, और चौथा है शुचि। एक वैद्य से एंटरप्रेन्योर बनने का जो सफर है वो चरक संहिता से शुरू होकर के अष्टांग हृदय तक आता है। अष्टांग हृदय के पहले अध्याय में जब एक वैद्य के गुणों की बात की गई तो सबसे पहले गुण जो कहा गया आचार्य चरक के अनुसार था, पहला वैद्य का गुण शास्त्रों का ज्ञान। लेकिन आचार्य बागभट्ट अधिक प्रैक्टिकल थे, उन्होंने कहा वैद्य का पहला गुण है दक्ष, स्किलफुल। दूसरा शास्त्रों का ज्ञान, तीसरा बहुदृष्टकर्मता, चौथा शुचि। एक एंटरप्रेन्योर अगर आपने बनना है तो वागभट्ट, ऋषि वागभट्ट के अनुसार, हालांकि चरक जी ने भी ठीक कहा है वैद्य के गुण, लेकिन एक स्टेप आगे शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ आपको दक्ष होना पड़ेगा। इसीलिए जब हम पंचतंत्र पढ़ते हैं उसमें लिखा है शास्त्रेषु अपीच कुशला लोक आचार विवर्जिता सर्वे ते हास्यांति यथा मूर्ख पंडिता, कि अगर आप शास्त्रों में निपुण हो लेकिन लोक व्यवहार में आप दक्ष नहीं हो तो आप हास्य का पात्र हो। तो ये दक्षता जो है एक प्रोसेस है एंटरप्रेन्योर बनने की, और एनसीएएसएम को भी ऐसे लगने लगा कि इस विषय को सिलेबस में ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता है, हमें पता है, लेकिन मरीज जब आपके पास आता है तो हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, हम उसको संतुष्ट नहीं कर पाते। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो, और हमें दक्ष क्यों बनना है, हमें वैद्य के साथ साथ उद्यमी क्यों बनना है? देखिए, मैं पिछले 2008 से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने अपनी जो जर्नी थी वो प्रैक्टिस से शुरू की थी और 2018 से मैं टीचिंग कर रहा हूं। इसलिए जो बातें मैं बता रहा हूं वो बातें व्यवहारिक है और उन बातों से, उन चीजों से होकर के मैं निकला हूं। इसलिए मैं कोई यहाँ बौद्धिक देने नहीं आया हूं, मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूं। जो मैंने महसूस किया वो चीजें मैं आपके आगे रखने जा रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना टाइम से एक बहुत बूम आया मार्केट में, और सो कॉल्ड हेल्थ कोच, वेलनेस कोच, डाइटिशियन, योगा गुरु, न्यूट्रिशन वाले, डाइटिशियन बहुत निकले और मार्केट ने बहुत ग्रो किया। लेकिन हमारे वैद्यों की स्थिति वही है, जितना ग्रो हमें करना चाहिए था हम ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हाउ टू मैनेज, हाउ टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क, इन चीजों में हम पीछे हैं। जो दिखता है वही बिकता है। और मैं इस बात के लिए एक हद तक सहमत हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सक का जो कर्म है प्रथम तो समाज सेवा है, लेकिन धन भी अर्जित करना आवश्यक है, क्योंकि हम समाज के साथ लड़ रहे हैं, समाज के उस विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं, हम धारा के विपरीत चल रहे हैं। हमें आज एलोपैथी वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं
और जब तक आप सोसाइटी की क्रीम को टच नहीं करोगे, तब तक आपकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सोसाइटी में नहीं होगी। सोसाइटी की क्रीम इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर, पीसीएस, आईएएस, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर्स, जो लोग समाज की दिशा और दशा तय करते हैं, जब तक वो आपके मरीज नहीं बनेंगे, तब तक आपकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगी। देयर इज नो फ्यूचर इन एनी जॉब, फ्यूचर लाइज इन द मैन हु होल्ड द जॉब। किसी भी कोई फ्यूचर नहीं है किसी भी लाइन में, फ्यूचर आप में है। और जो वैद्य के 4 गुण कहे गए हैं, उन्हीं गुणों को देखिए, आयुर्वेद एक जीवन शैली है और आयुर्वेद एक फॉलो करने का है। जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। जब तक आप, क्योंकि मेरा यह अनुभव है, औषधियां रोगियों को ठीक नहीं करती है, दवाइयां रोगियों को ठीक नहीं करती है। ये आपका ऑरा है, ये आपका कॉन्फिडेंस है, और जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह का ऑरा है जो पेशेंट को ठीक करेगा। और जो ऑरा है वो एक तप है, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। साल के 5 दिन 5 बजे उठने से काम नहीं चलेगा। आपकी बात में तभी दम होगा, ब्रह्म मुहूर्त में आप मरीज को तभी उठा पाएंगे जब आप खुद उठते हों। आपको ऋतु का अगर मतलब हो कि कौन सी ऋतु चली है, तो ही आप ऋतु के अनुसार खान पान रहन सहन रख सकते हो। तो जो शास्त्रों का ज्ञान ठीक है आप कर लेंगे, बहुदिष्ट कर्मता, बहुत सारे मरीजों को ठीक होते हो हम नहीं देखते हैं। पंजाब का या कहीं भी चले जाइए जहां पर हाल है वो हर जगह ही है। और हम लोग गलती से आयुर्वेद में आए हैं, पहले तो समझिए। कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, बहुत कम, बिकॉज आयुर्वेद इज ऑलवेज ए सेकेंड लव, ये पहला प्यार नहीं है। और हम लोग थके हुए लोग, हम हारे हुए लोग हैं, एक गिल्ट के साथ हम इस प्रोफेशन में आए हैं, और एक ऐसा माइंड सेट है कि, और उसके अंदर एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स के साथ हम आए हैं, और हम पूरी उम्र अपने आप को डॉक्टर प्रूव करने में ही लगा देते हैं। हमारे पास जो चीज है हम उसको भूल जाते हैं। तो जब तक उस गिल्ट से, उस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स से आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक एक डॉक्टर से वैद्य बनने की जो जर्नी है उस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। डॉक्टर कोई भी बन सकता है, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट भी होगा, डॉक्टर पीएचडी भी होगा, डॉक्टर एमबीबीएस भी होगा, डॉक्टर बीडीएस भी होगा, डॉक्टर वेटनरी भी होगा, डॉक्टर होम्योपैथी भी होगा। लेकिन वैद्य जिसके पास एक विशेष विद्या है, वो सिर्फ एक आयुर्वेदिस्ट ही हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने मन में हीन भावना, उस घृणा, उस गिल्ट से हमने अपने आप को बाहर लेकर के आना है। और बहुत फ्यूचर है आने वाले समय में। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो एक एंटरप्रेन्योर को नौकरी करना अच्छी बात है। कुछ समय आप नौकरी कर सकते हैं, पार्ट टाइम नौकरी भी कर सकते हैं, जीवन आराम से बिताना चाहते हैं, नौकरी अच्छी है। लेकिन जोखिम अगर उठाना चाहते हैं आप, और आपकी क्षमता है जोखिम उठाने की, और आप देश और समाज को अधिक सेवा करना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योर बनना, अपना क्लिनिक शुरू करना, अपना काम करना सबसे बेस्ट है। डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब प्रोवाइडर। तो नौकरी नहीं लेनी है, नौकरी देनी है। और दिक्कत क्या हो रही है, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है कि दोज हु आर क्वैक्स, झोला छाप डॉक्टर, दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दोज हु आर ग्रेजुएट्स, दोज हु आर बीएमएस ग्रेजुएट्स, दे आर फुल ऑफ डाउट्स। और हम पूरी उम्र डाउट में रहते हैं। और अगर आप देखें मार्केट में आज आयुर्वेद कौन दे रहा है, आज मार्केट में डाइटिशियन और आयुर्वेद दे रहा, आज बाबे आयुर्वेद दे रहे हैं, आज ठग कोई बंदा आयुर्वेद दे रहा है, झोला छाप बंदा आयुर्वेद दे रहा है। आयुर्वेद डॉक्टर कम आयुर्वेद दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमें मार्केटिंग नहीं आती, हमें मैनेजमेंट नहीं आती, हमारा मनोबल, हमारा वो विजन नहीं है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक विजन के साथ चलना पड़ेगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत।
स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। टेक अप वन आइडिया, एक आइडिया लो, टेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, उसको अपना जीवन बना दो। थिंक ऑफ दैट आइडिया, ड्रीम ऑफ दैट आइडिया, और उस आइडिया को जियो। और ऐसा जीवन में कोई भी कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। मैंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो बड़े अप्स एंड डाउन जाते हैं। मैंने एक ऐसी जगह प्रैक्टिस शुरू की थी, मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस पटियाला में शुरू किया जहां मुझे कोई भी नहीं जानता था। शुरू में लोगों को ऐसा लगता था 2008 में कि शायद मेरे पास लोग आते थे कि कोई कब्ज की दवाई दे दो जी। उनको लगता है कि शायद आयुर्वेद का मतलब है कब्ज की पुड़िया या कब्ज को दूर करने के लिए। वहां से जो सफर शुरू हुआ, आज भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, पंचकर्मा सेंटर है, योगा स्टूडियो है। पिछले 15 से 20 सालों में मैं 19 राज्यों और पूरे विश्व के 13 देशों के मरीजों को ठीक कर चुका हूं। अच्छी सफलता मिली है और हॉस्पिटल भी बना है और अपना घर भी बना, और सिर्फ भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा के कारण ये सब कुछ हुआ। तो यह मत एक्चुअली क्या है कि हम थोड़े से इसलिए भटकते हैं, हमें लगता है कि एलोपैथी में पैसा ज्यादा है, एलोपैथी में जल्दी अमीर बन जाएंगे, एलोपैथी में जल्दी कमा लेंगे। क्योंकि अगर आप अपना काम नहीं करोगे, अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे, तो लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको नौकरी पे रख लेंगे। और बीएमएस के साथ ऐसा ही हो रहा है। एलोपैथी हॉस्पिटल के मालिक अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको नौकरियों में रख रहे हैं, और एकदम डिग्री करते ही आपको 30,000, 35,000, 40,000 मिल जाते हैं, और अगले 10 सालों में 50-60,000 तक पहुंचते हैं। मेरे साथ जो इंटर्न में जब बच्चे एलोपैथी हॉस्पिटल ज्वाइन करते थे, उस टाइम वो 5,000 लेते थे और हमें घर से पैसे मांगने पड़ते थे। हमें लगता था यार अच्छा इतना कमा रहा है, लेकिन आज जब उन बच्चों से बात करते हैं तो 20 सालों में 60-70,000 रुपए ही हैं, वहीं टिके हुए हैं, और आज वो फ्रस्ट्रेट हैं। क्योंकि हर एक समय होता है हर चीज का, रिस्क लेने की भी एक क्षमता है, उसका भी एक समय है, और वो आप जितनी छोटी उम्र में लेंगे उतना अधिक ज्यादा कामयाब रहेगा। लेकिन उस रिस्क, दैट शुड बी अ कैलकुलेटिव रिस्क, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए? शास्त्रों का ज्ञान सर्वप्रथम, उसका कोई भी सेकंड अल्टरनेट नहीं है। दूसरा, बहुत सारे रोगियों को ठीक होते हुए देखना। तीसरा, दक्षता। चौथा, शुचि। ये बहुत बड़ा शब्द है, शुद्धता। आप शरीर से, मन से आप शुद्ध चाहिए, कर्म से, वाणी से, वचन से आप शुद्ध चाहिए। अगर आप खुद चाय पीते हैं, आप रोगी की चाय बंद नहीं करवा सकते, आपको प्रभाव ही नहीं रहेगा। और एक समय ऐसा आता है कि जब आप निरंतर एक काम को लगे रहते हैं, सुबह शाम दिन रात, आपके दिमाग में एक विजन है, कंसेप्ट है, अपना काम करना है, अपना क्लिनिक शुरू करना, आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है, इसी बात को जब आप बार बार दोहराते हैं तो परिस्थितियां ऐसे बनने लग जाती हैं कि हर एक चीज पॉजिटिव होने लग जाती है। एवरीथिंग हैपन्स ट्वाइस। कोई भी घटना घटित होती है वो दो रूपों में घटित होती है, फर्स्ट इन अवर माइंड, सेकंड इन रियलिटी। पहले वो यहां घटित होती है, उसके बाद वो वास्तविकता में घटित होती है। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन को ऐसा लगा एक टाइम कि उसमें अहंकार आ गया कि देखिए कि ये सब जो लड़ रहे हैं कौरव है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं और इनको मैं मारूंगा, मेरे में इतना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने मुंह खोला तो उसमें देखा कि सारे कौरव, सारी सेना अंदर समा रही है। तो वो बड़े हैरान हुए कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो उसमें कहा गया कि जो बात घटित होती है वो सूक्ष्म रूप में पहले घटित हो चुकी होती है। मतलब आज से 10 साल बाद आपने, 5 साल बाद आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है, आपने प्योर आयुर्वेद में जाना है। आज सूक्ष्म रूप में आपको अपने माइंड में उस चीज को घटित करना पड़ेगा। और रोना छोड़ दीजिए, मेरे कॉलेज में ये नहीं है, मेरे कॉलेज में वो नहीं है। आप समस्या का हिस्सा ना बनिए, आप समाधान का हिस्सा बनिए। मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला का ग्रेजुएट हूं और हैरान होंगे, फाइनल ईयर में हमें 6 सब्जेक्ट होते थे, जिसमें एक शल्य चिकित्सा था, पंचकर्म था, उसके बाद बाल रोग था,
उसके बाद शल्य शाक्य था और काय चिकित्सा था। और इसमें सिर्फ हमारा काय चिकित्सा के टीचर थे, 5 सब्जेक्ट के हमारे कोई टीचर ही नहीं थे। तो एक तो रोना शुरू कर दो, कोई टीचर नहीं है जी, क्या करें जी, ये है जी, वो है जी। क्योंकि क्या है कि हम कामयाब क्यों नहीं होते, क्योंकि हम में कमी है। यहां पर मैं देख रहा था जब पहले का सत्र शुरू हुआ था तो 40% बच्चों के हाथ में मोबाइल थे और वो इतने लाचार थे, इतने बेबस थे। रील्स देखते देखते हमारा एक ऐसा मेंटल मेकअप बन गया है कि 2 से 3 सेकंड के ज्यादा हम टिक नहीं सकते हैं। ये बेबसी है, लाचारी है। इफ यू वॉन्ट टू सिक्योर योर फ्यूचर यू हैव टू बिकम इनसिक्योर टुडे। अगर आप अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, और अगर आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं, आप संतुष्ट होना चाहते हैं, पैसा अलग चीज है, पैसा आपको संतुष्टि नहीं दे सकता। 2, 4, 5 साल की दे सकता है, एक समय के बाद आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे। अगर संतुष्टि मिलेगी तो अपने घर में मिलेगी, अपनी पैथी में मिलेगी, अपने सिस्टम में मिलेगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी दुश्मन क्या है हम लोगों का? आयुर्वेद के बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? कंफर्ट जोन। हम उस जोन से बाहर नहीं आना चाहते। पहले हमने ढंग से तैयारी नहीं की, हम सिलेक्ट भी नहीं हुए, आयुर्वेद में आ गए, यहां भी उतना माहौल नहीं है जितना होना चाहिए। उसके बाद हम कंफर्ट जोन में चले गए और मतलब ऐसा है कि पूरे विलाप में ही, विधवा विलाप में हम डिग्री निकाल देते हैं और बाद में भी रोते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट 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 फ्रस्ट्रेट। तो सब कुछ अंदर ही है। सबसे पहले एक विजन बनाना, लक्ष्य बनाना, तय करना। आप यहां पर आए हैं, अगर 2 या 4 बच्चों के दिमाग में भी आप एक माइंड सेट के साथ जाते हैं कि यार आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है, छोड़िए सब कुछ, परिस्थितियां ऐसा पैदा होंगी और आप बड़े किस्मत वाले हैं। यहां पर जो वक्ता आपको आ रहे हैं वो वक्ता नहीं है, वो 20-20 सालों का अनुभव, 30-30 सालों का अनुभव आधे घंटे में आपके आगे रख रहे हैं। 30 साल में जो मैंने सीखा उसको मैं कोशिश कर रहा हूं मैं आधे घंटे में आपके आगे रिप्रेजेंट कर सकूं। ग्रहण करने की क्षमता आपकी है। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस भाव के साथ आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, ढंग से पढ़िए सबसे पहले, और आयुर्वेद का अनुसरण करने की कोशिश करिए। कोई भी चीज बोगस नहीं है। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही हो सकता है समझा नहीं पा रहे हो। बिल्कुल वैसे ही अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 2, 3, 4 बार आपको समझ नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कमी हम में है, हम में वो गुण नहीं है। और आने वाला जो समय है, बहुत अच्छा विषय था कि हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है, क्या करना है आपने। मैं एक छोटा सा अपना अनुभव शेयर करता हूं कि एक बार 2011 की बात है कि एक पेशेंट मेरे पास आया, 15 सालों से वो रोगी था, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस थी और तब तक 5-7 किताबें पढ़ चुका था, 20 डॉक्टरों के पास जा चुका था, कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था और उसने पूरी नॉलेज उसने अल्सरेटिव कोलाइटिस पे ले ली थी। मेरे पास आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृत का क्या महत्व है। विषय ये है, एक समय था जब लोग इंग्लिश से प्रभावित होते थे, लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। अब पिछले 8-10 सालों में जो बदलाव आया, इंग्लिश सबको समझ आती है। लोग उस चीज से प्रभावित होते हैं जो उनको समझ नहीं आती, और वो मात्र संस्कृत है जो उनको समझ नहीं आती। पेशेंट ने रिपोर्टें रखी, इतना बड़ा थैला, डॉक्टर साहब क्या बीमारी है, मुझे बीमारी बताइए मेरी। अब मैं अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये ओल्ड पेशेंट है जे मच मोर नॉलेज देन ए न्यू डॉक्टर। याद रखना, आप कल को प्रैक्टिस करोगे ना, और एक 20 सालों पुराना मरीज, एक पेट का मरीज है, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है। तो अगर मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलता तो कहते हैं मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, आप बताइए आपके पास ये क्या बीमारी है, मेरे को बीमारी क्यों हुई। मैंने कहा देखिए, इस बीमारी का आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय गृहिणी रोग अध्याय में इसका वर्णन किया है। आप सुनिए। मैंने कहा अभोजनात् अजीर्ण अति भोजनात् असतम्य अति शीत रुक्ष संतुष्ट भोजनात् देश काल ऋतु वैषम्याच वेगानाम विधारणात् वेग वमन स्नेहन विभ्रमात् च व्याधि नाम कर्षणात् दुष्यति अग्नि स दुष्टो अन्नम न तत्पस्ति लघु अपि अपच्य मानम यत्तन्नम सुक्तम तम विश्रुक्ताम। पेशेंट मेरे को देखता कहते अच्छा 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 अच्छा, उसको कुछ समझ नहीं आया, कहता अच्छा अच्छा अच्छा। उसने ऐसा किया, चलो उसकी काउंसलिंग हुई। मुझे लगता है कि बाद में कहता है डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं यहां ठीक हो सकता हूं।
और जो बात बताई गई वो कोई बौद्धिक पांडित्य नहीं था, उसको समझाया भी गया कि भोजन कम करना, ज्यादा करना, असतम में अति शीत अति रुक्ष संतुष्ट भोजनात्, पंचकर्म अगर सही नहीं हुआ, चिंते नाम चति चिंतनात्, ठीक है। तो ऐसी चीजों में बताया गया कि दुष्यति अग्नि सदुष्टो अन्नम, उससे अन्न दूषित हो गया, तो उसको समझाया, पेशेंट ने फॉलो किया और पेशेंट ठीक हो गया। तो जो आप एक एक सूत्र जो पढ़ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसका महत्व है। छोटी छोटी एक्टिविटी शुरू करिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू करिए, दूध के बारे में पढ़िए, सोशल मीडिया पे जाना है तो क्यों ना एक यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, दूध के बारे में लोगों को भेजिए, इंस्टाग्राम के दूध के बारे में वीडियो बनाइए, दही के बारे में बनाइए, अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। फर्स्ट ईयर से काम शुरू करिए, अपने आपके अंदर जो मंच भय है उसको खत्म करिए, आपके अंदर जो स्टेज फियर है उसको खत्म करिए, क्योंकि 50% रोगी आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आपके पास आते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट है, उनकी बात सुनते हुए और उनको दवाई लिखते हुए। और आप कॉन्फिडेंट तभी होंगे जब चिकित्सा के चतुष्पाद में से जो वैद्य के 4 गुण है, जब उन गुणों का आप सही से अनुसरण करेंगे। अंत में 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि शुरू में हमारे पास बड़े असाध्य रोगी आते थे और हम इनकार कर देते थे कि हम नहीं ठीक कर सकते, हमसे नहीं ठीक होगा। लेकिन कई बार आयुर्वेद इतना चमत्कारी है कि जब आप आयुर्वेद को जीना शुरू कर देंगे, जब आपका मन, कर्म, वचन और वाणी एक हो जाएगी, जब 4-5 साल तक आप एक लगातार कार्य करते रहेंगे और आप में एक तेज उत्पन्न हो जाएगा, आप में पॉजिटिव ऑरा उत्पन्न हो जाएगा, तो असाध्य रोग भी साध्य होने लग जाएंगे। चिकित्सा के चतुष्पाद अगर संपूर्ण है और त्रिविध चिकित्सा, जिसमें युक्तिवापाश्रय नहीं, युक्तिवापाश्रय में हम सिर्फ 33% काम करते हैं, युक्तिवापाश्रय सिर्फ मेडिसिन देते हैं, लेकिन दैवोपाश्रय, सत्वजय, डिवाइन थेरेपी एंड साइकोथेरेपी। क्योंकि पेशेंट आ गया 550 शुगर, कुरुक्षेत्र का लड़का, 16 साल उसकी उम्र, 6 डॉक्टरों ने कह दिया कि जो है इंसुलिन शुरू होगी, इंसुलिन डिपेंडेंट आपको डायबिटीज है, कोई इलाज नहीं है, आप एडमिट हो जाइए, आपको 5 से 6 दिन हमें एडमिट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपकी इंसुलिन सेट करेंगे और लाइफ लॉन्ग आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। एक बार मैं भी घबरा गया मरीज को देखते हुए, लेकिन क्या है कि जब लंबे समय तक आप काम करते हैं, आपने बहुत सारे मरीज ठीक किए होते हैं, तो एक मरीज अपनी गारंटी देके दूसरे को भेज देता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपके पेशेंट आपके एडवोकेट बन जाते हैं, जब आपके पेशेंट आपके प्रमोटर बन जाते हैं, वो गारंटी लेते हैं। और वो बच्चा आ गया और उसने मुझसे पूछा कि मुझे बीमारी क्यों हुई। ये बड़ा टफ, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन आयुर्वेद में इसका भी जवाब है। क्योंकि कुछ जो इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं वो पौरुष है, कुछ पूर्व जन्म में कृत कर्म है जिसको हम दैव कहते हैं। शारीर स्थान का 2रा अध्याय, अतुल गोत्रीय अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। और जो कुछ पूर्व जन्मकृत कर्मों से जो व्याधियां होती हैं उनको कर्मज व्याधि कहा गया है। और उसकी जब चिकित्सा की बात की गई है तो उसमें दैव की जब चिकित्सा है तो दैवोपाश्रय को फॉलो करना पड़ेगा, अकेला युक्तिवापाश्रय से कुछ नहीं होगा। दैवोपाश्रय और सत्वजय क्या है? अहितकर विषयों से अपने माइंड को हटाना। योग क्या है? योग सत्वजय चिकित्सा है। दैवोपाश्रय चिकित्सा क्या है? पेड़ पौधों को पानी देना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, प्रकृति के नजदीक रहना, गाय को चारा डालना, पंछियों को चुग डालना, गुरुओं की सेवा, माता पिता की सेवा, कोई कुल देवी है, कोई हवन करना, कोई जप करना, कोई मणि धारण करना, ये सारी दैवोपाश्रय चिकित्सा है। और युक्तिवापाश्रय चिकित्सा, और साथ में जो वैदिक काउंसलिंग शब्द है, वैदिक काउंसलिंग। आप इतने स्कोप से आयुर्वेद में आप एक चीज पकड़ लीजिए, आप पंचकर्मा पकड़ लीजिए, आप योग पकड़ लीजिए, आप हेल्थ एंड वेलनेस कोच बन जाइए, आप वैदिक काउंसलिंग पकड़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इतने ज्यादा स्कोप्स हैं। लेकिन लोग तैयार बैठे हैं कि हमें आयुर्वेद दें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आयुर्वेद देने वाला नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन के साथ आयुर्वेद देने वाला नहीं है। सोसाइटी की क्रीम, पीजीआई, सीएमसी, डीएमसी, मेदांता, फोर्टिस के बाद जब आपके पास रोगी आएगा तो आपका रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपका वो लेवल होना चाहिए उन रोगियों को टैकल करने का। और खासकर जो सोसाइटी की क्रीम है, अकेले हम मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उनकी तो सेवा करनी है, लेकिन कहां से आना है? मेरा ये मानना है कि जो अच्छे लोग हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे माफ करना, जो अच्छे लोग हैं उनको बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी की वही लोग सेवा करेंगे। आज अगर बीएचयू बना है, बनारस
हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है तो कुछ ऐसे लोगों ने ही सहयोग दिया था। आज अगर राम मंदिर खड़ा हो रहा है तो ऐसे लोग ही आगे आए हैं। अच्छे लोगों को पैसा कमाना चाहिए, लेकिन धर्म के अनुसार। 2008 में पतंजलि में मेरी इंटरव्यू थी और बाबा रामदेव और स्वामी बालकृष्ण जी ने मेरी इंटरव्यू ली। उस टाइम वो लेते थे। उस टाइम उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि आयुर्वेद के बारे में क्या ज्ञान है। मेरा एक उत्तर था कि आयुर्वेद वो चिकित्सा पद्धति है जिसमें एक राजा से लेकर के भिखारी तक की चिकित्सा की जा सकती है। वो कहते हो कैसे? मैं राजा के लिए सोना भस्म, चांदी भस्म, हीरा भस्म, और आम व्यक्ति के लिए क्या बना है? एकल द्रव्य बने हैं। आपका किचन औषधि है, आप जहां पैदा हो उसके आसपास सर्वद्रव्यम औषधम, सारी दवाइयां औषधि हैं। तो आप हर एक व्यक्ति को आपने टच करना है। पंक्ति में खड़े हो प्रथम व्यक्ति से लेकर के पंक्ति में खड़े हो अंतिम व्यक्ति तक, पंक्ति में खड़े हो प्रथम व्यक्ति से लेना है और पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक आप पहुंचाना है। तो आयुर्वेद को जानकर, उसको समझकर आप जो है मन में एक धारणा करके जाइए। ये 4 दिन तपस्या के दिन है, ये 4 दिन प्रण के दिन है। अनकंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाइए और इन 4 दिनों को आप ऐसा जिए कि आप आयुर्वेद को जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी जो है ऋतुचर्या, दिनचर्या नहीं जी। हम ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठे ही नहीं। इन 4-5 दिन को जीने की कोशिश करिए। और यह माना कि अंधेरा घना है मगर इसके माध्यम से उजाला नहीं होने वाला है, तो हमने समस्या का हिस्सा नहीं बनना है, हमने समाधान का हिस्सा बनना है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ कुछ शब्द बोल करके हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आज पर्दों की तरह दीवारें हिलने लगी हैं। आज पर्दों की तरह दीवारें हिलने लगी हैं। शर्त लेकिन यह थी, ये बुनियाद भी हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में ही सही। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में ही सही। वो कहीं भी आग, मगर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। और ये पवित्र आग है, ये हवन की पवित्र आग है, जिसमें हमने आयुर्वेद को सीखकर, उसका अनुसरण करके, हमने आयुर्वेद प्रैक्टिस के रूप में उस पवित्र अग्नि कुंड में, उस पवित्र हवन की अग्नि में अपनी आहुति देनी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कुछ शब्द ऐसे बोले गए हों जो किसी के मन को ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।